हेलो एवरीवन, वेलकम टू मस्तूरा क्लासेस। आज हम देखेंगे एनसीईआरटी 9th क्लास की पॉलिटी का सेकंड चैप्टर, जो कि है संविधान निर्माण। संविधान किस प्रकार से निर्माण हुआ है, उसका कौन कौन से पहलू हैं, उन सब के बारे में हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो यहाँ पर जो संविधान है उसके बारे में थोड़ा सा परिचय दिया गया है। पिछले अध्याय में हमने लोकतंत्र में शासन लोग मनमानी करने के आजाद नहीं है। कुछ बुनियादी नियम हैं जिनका पालन नागरिकों और सरकार दोनों को करना होता है। ऐसे सभी नियमों का सम्मिलित रूप संविधान कहलाता है। यानी कि कुछ नियम जो नागरिक और सरकार दोनों के लिए बने होते हैं उनको हम संविधान कहते हैं, क्योंकि वो संविधान में लिखित होते हैं। देश का सर्वोच्च कानून होने की हैसियत से संविधान नागरिकों के अधिकार, सरकार की शक्ति और उसके कामकाज के तौर तरीकों का निर्धारण करता है। जो संविधान है वो कामकाज के तरीके बताता है, कौन कौन से काम होंगे, किस प्रकार से होंगे, वो सब हमें संविधान बताता है। इस अध्याय में हम लोकतंत्र के संवैधानिक स्वरूप पर कुछ बुनियादी सवाल उठाएंगे। हमें संविधान की जरूरत क्यों होती है, संविधान कैसे बनता है, उन्हें कौन बनाता है, किस तरीके से बनता है, किसी लोकतंत्र देश में के संविधान को आकार देने वाले मूल्य कौन कौन से हैं, एक बार संविधान बन जाने के बाद क्या बाद में बदलती परिस्थितियों के अनुरूप उसमें बदलाव किया जा सकता है और कर सकते हैं, वो सब हम इस चैप्टर में देखेंगे कुछ उदाहरणों से। यहाँ पर सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका का एक उदाहरण दिया गया है कि दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक संविधान किस प्रकार से आया, उससे हम देखेंगे संविधान के बारे में। तो यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका का उदाहरण दिया गया है, उससे हम देखेंगे। मैंने गोरों के प्रभुत्व के खिलाफ संघर्ष किया है और मैंने ही अश्वेतों के प्रभुत्व का विरोध किया है। मैंने एक ऐसे लोकतांत्रिक और स्वतंत्र समाज की कामना की है जिसमें सभी लोग पूरे मेल जोल के साथ रहें और सबको समान अवसर उपलब्ध हों। मैं इसी आदर्श के लिए जीवित रहना और इसे पाना चाहता हूँ। अगर जरूरत पड़ी तो इस आदर्श के लिए मैं जान भी देने को तैयार हूँ। तो ये जो पहले नेल्सन मंडेला हैं, जो अश्वेत व्यक्ति थे, दक्षिण अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति बने थे। यह नेल्सन मंडेला का कथन है जिन पर दक्षिण अफ्रीकी गोरों की सरकार ने देशद्रोह का मुकदमा चलाया था। उन्हें और 7 अन्य नेताओं को 1964 में देश में रंग भेद से चलने वाली शासन व्यवस्था का विरोध करने के लिए आजीवन कारावास की सजा दी गई थी। यानी जब गोरों का शासन था तब उन्होंने जो थी इनको सजा दी थी आजीवन कारावास की। 27 वर्षों तक उन्हें दक्षिण अफ्रीका की सबसे भयावह जेल रोबेन द्वीप में कैद किया गया था। 27 वर्षों तक ये जेल में रहे थे। उसके बावजूद भी इन्होंने जो संघर्ष था वो करना नहीं छोड़ा। रंगभेद के खिलाफ संघर्ष। रंगभेद नस्ली भेदभाव पर आधारित उस व्यवस्था का नाम है जो दक्षिण अफ्रीका में विशिष्ट तौर पर चलाई गई। दक्षिण अफ्रीका पर यह व्यवस्था यूरोप के गौरव लोगों ने लादी थी। 17वीं और 18वीं सदी में व्यापार करने आए यूरोप की कंपनियों ने दक्षिण अफ्रीका को भी उसी तरह हथियारों और जोर जबरदस्ती से गुलाम बनाया जैसे भारत को। ना सिर्फ भारत ही हमारा गुलाम था, बल्कि जो विश्व है उसमें अलग अलग देश अलग अलग प्रकार से इन्होंने गुलाम बना रखा था। पर भारत से उलट काफी बड़ी संख्या में गोरे लोग दक्षिण अफ्रीका में बसे और उन्होंने स्थानीय शासन को अपने हाथों में ले लिया। ना सिर्फ वहां व्यापार किया, बल्कि पूरा जो कंट्रोल है, जो शासन है, वो अपने हाथ में ले लिया था। रंगभेद की राजनीति ने लोगों को उनकी चमड़ी के रंग के आधार पर बांट दिया। श्वेत और अश्वेत 2 प्रकार के लोगों में ये बट चुके थे। दक्षिण अफ्रीका के स्थानीय लोगों की चमड़ी का रंग काला होता है। आबादी में उनका हिस्सा 3/4 है और उन्हें अश्वेत कहा जाता था। श्वेत और अश्वेतों के अलावा वहां मिश्रित नस्लों, जिन्हें रंगीन चमड़ी वाला कहा जाता था, और भारत से गए लोग भी थे। यानी कि जो रंगीन चमड़ी वाले थे उनको उनमें जो भारत के लोग गए थे यहाँ से वहां पर जाकर बसे, उनको रंगीन चमड़ी वालों में शामिल किया गया। गोरे शासक गोरों के अलावा शेष सबको छोटा और नीचा मानते थे। इन्हें वोट डालने का अधिकार भी नहीं दिया गया था। यानी कि जो वोट है, जो सरकार चुनने का अधिकार है, उससे भी इनको वंचित कर दिया गया। रंगभेद की शासकीय नीति अश्वेतों के लिए खास तौर से दमनकारी थी। उन्हें गौरव की बस्तियों में रहने बसने की इजाजत नहीं थी। यानी कि जो इनकी बस्तियां थी जहां पर ये लोग रहते थे, अश्वेत लोग, रंगीन लोग, उनकी जो बस्तियां थी वो भी अलग थी। परमिट होने पर ही
वे वहां जाकर काम कर सकते थे। रेल, गाड़ी, बस, टैक्सी, होटल, अस्पताल, स्कूल और कॉलेज, पुस्तकालय, सिनेमाघर, नाट्यगृह, समुद्र तट, तड़ताल और सार्वजनिक शौचालयों तक में गौरों और कालों के लिए एकदम अलग अलग इंतजाम थे। इसे पृथक्करण या अलग अलग करने का इंतजाम कहा जाता था। काले लोग गौरों के लिए आरक्षित जगह तो क्या उनके गिरजाघर तक में नहीं जा सकते थे। अश्वेतों को संगठन बनाने और इस भेदभावपूर्ण व्यवहार का विरोध करने का भी अधिकार नहीं था, यानी कि अपने जो आवाज है उसको भी नहीं उठा सकते। जब इनको वोट देने तक का ही अधिकार नहीं है, एक जो कि मूल अधिकार है वो भी उनको नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में वो सरकार के खिलाफ आवाज ही क्या उठा पाएंगे। 1950 से ही अश्वेत, रंगीन चमड़ी वाले और भारतीय मूल के लोगों ने रंगभेद प्रणाली के खिलाफ संघर्ष किया। उन्होंने विरोध प्रदर्शन किए और हड़तालें आयोजित की। भेदभाव वाली इस शासन प्रणाली का विरोध करने वाले संगठन अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के झंडे तले एकजुट हुए। इनमें कई मजदूर संगठन और कम्युनिस्ट पार्टी भी शामिल थी। यहाँ पर एक साइन बोर्ड है, एक सेकेंड, साइन बोर्ड दिया गया है कि भारतीय और जो डॉग्स हैं वो अंदर जो है एंटरफेयर नहीं करेंगे, मतलब उनके लिए बहुत सारी जगह पर आने से मनाही थी। केवल जो गोरे लोग थे वहीं एंटर कर सकते थे। अनेक समझदार और संवेदनशील गोरे लोग भी रंगभेद समाप्त करने के आंदोलन में अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के साथ आए और उन्होंने इस संघर्ष में प्रमुख भूमिका निभाई। यानी कि जो कुछ गोरे थे वो भी अच्छे थे, उन्होंने भी जो कांग्रेस थी जब आंदोलन चल रहा था अश्वेतों का, तो उसमें भाग दिया था, उनका साथ दिया था। अनेक देशों ने रंगभेद की निंदा की और इस व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन गौरी सरकार ने हजारों अश्वेत और रंगीन चमड़े वाले लोगों की हत्या और दमन करते हुए अपना शासन जारी रखा, यानी कि उन्हें मार दिया, उनकी बात नहीं सुनी गई। यहाँ पर डरबन समुद्र तट अंग्रेजी, अफ्रीकांस और जुलू भाषा में लिखा नोटिस बोर्ड है। इस पर लिखा डरबन नगर, डरबन समुद्र तट कानून की धारा 37 के तहत इस तट पर नहाने का अधिकार सिर्फ श्वेत नस्ल के लोगों को ही है, यानी कि जो श्वेत लोग हैं वही इस तट पर नहा सकते हैं, अश्वेत लोग यहाँ पर नहीं आ सकते। एक नए संविधान की ओर देखते हैं। तो ये हमने अफ्रीका का एग्जाम्पल देखा। रंगभेद के खिलाफ जब संघर्ष और विरोध बढ़ता गया तो सरकार को एक एहसास हो गया कि जब वह जोर जबरदस्ती से अश्वेतों पर अपना राज कायम नहीं रख सकती, इसलिए गोरी सरकार ने अपनी नीतियों में बदलाव शुरू किया। भेदभाव वाले कानूनों को वापस ले लिया गया। राजनीतिक दलों पर लगा प्रतिबंध और मीडिया पर लगी पाबंदियां उठा ली गईं। 28 वर्ष तक जेल में कैद रखने के बाद नेल्सन मंडेला को आजाद कर दिया गया, यानी कि 28 वर्ष के बाद वो जेल से बाहर आए। आखिरकार 26 अप्रैल 1994 की मध्य रात्रि को दक्षिण अफ्रीका गणराज्य का नया झंडा लहराया और यह दुनिया का एक नया लोकतांत्रिक देश बन गया। यानी कि 26 अप्रैल 1994 को जो देश है दक्षिण अफ्रीका वो पूरी तरह से स्वतंत्र हो गया और नेल्सन मंडेला भी जो जेल से बाहर आ गए, उनको प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया अश्वेत, जो कि अश्वेत थे। और यहाँ पर जो उनकी सरकार थी, जो उनकी सत्ता थी, वो स्थापित हो गई। रंगभेद वाली शासन व्यवस्था समाप्त हुई और सभी नस्ल के लोगों की मिलीजुली सरकार के गठन का रास्ता खुल गया, यानी कि जो वहां की जनता थी अब वो अपने जो है सरकार को चुनेगी। यह सब कैसे हुआ? आइए असाधारण बदलाव के बाद नए दक्षिण अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला जो थे वो क्या कहते हैं, ऐतिहासिक रूप से एक दूसरे के दुश्मन रहे दो समूह रंगभेद वाली शासन व्यवस्था की जगह शांतिपूर्ण ढंग से लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाने पर सहमत हो गए, क्योंकि दोनों को एक दूसरे की जो भलमनसाहत पर भरोसा था और वे इसे मानने को तैयार थे। मेरी कामना है कि दक्षिण अफ्रीकी लोग कभी भी अच्छाई पर विश्वास करना ना छोड़ें और इस बात में आस्था रखें कि मनुष्य जाति पर विश्वास करना ही हमारे लोकतंत्र का आधार है। यानी कि जो लोकतंत्र है उसमें सभी मनुष्यों पर, सभी जो मनुष्य हैं उन पर विश्वास करना अहम है, जरूरी है। नए लोकतांत्रिक दक्षिण अफ्रीका के उदय के साथ ही अश्वेत नेताओं ने अश्वेत समाज से आग्रह किया था कि सत्ता में रहते हुए गोरे लोगों ने जो जुल्म किए थे उन्हें वे भूल जाएं और गोरों को माफ कर दें। उन्होंने कहा कि आइए अब सभी नस्लों तथा स्त्री पुरुष की समानता, लोकतांत्रिक मूल्यों
और सामाजिक न्याय और मानव अधिकारों पर आधारित नए दक्षिण अफ्रीका का निर्माण करे। तो कितनी बड़ी बात है, जो नेल्सन मंडेला हैं 28 वर्ष जो है जेल में रहने के बावजूद भी जो श्वेत लोग हैं उनको माफी दे रहे हैं, यानी कि उनको माफ कर देते हैं। एक पार्टी ने दमन और नृशंस हत्याओं के जोर पर शासन किया था और दूसरी पार्टी ने आजादी की लड़ाई की अगुवाई की थी। नए संविधान के निर्माण के लिए दोनों ही साथ साथ बैठी, यानी कि जो गौरव की शासन व्यवस्था थी, जो जिसमें गौरव थे, उसमें संविधान निर्माण में भी उनको शामिल किया गया। तो ये थे नेल्सन मंडेला। आज का दक्षिण अफ्रीका कुछ इस प्रकार से दिखता है, जहां पर सभी जो प्रजातियों के लोग हैं, यानी कि जो गोरे, काले, रंगीन, सभी प्रकार के जो लोग हैं वो साथ साथ रहते हैं। किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाता। 2 वर्षों की चर्चा और बहस के बाद उन्होंने जो संविधान बनाया, वैसा अच्छे संविधान दुनिया में कभी भी नहीं बना था। इस संविधान में नागरिकों को जितने व्यापक अधिकार दिए गए हैं, उतने दुनिया के किसी संविधान ने नहीं दिए हैं। साथ ही उन्होंने यह फैसला भी किया कि मुश्किल मामलों के समाधान की कोशिशों में किसी को भी अलग नहीं किया जाएगा और ना ही किसी को बुरा या दुष्ट मानव बर्ताव किया जाएगा, यानी कि जो सबके साथ है अच्छा बर्ताव किया जाएगा, सभी को समान लेकर चला जाएगा। इस बात पर भी सहमति बनी कि पहले जिसने चाहे जो किया कुछ किया हो, लेकिन अब से हर समस्या के समाधान में सबकी भागीदारी होगी, यानी कि जो पहले हो गया वो हो गया, उसको भुला करके नए संविधान का निर्माण कर रहे हैं, सभी को जो है अवसर दे रहे हैं। दक्षिण अफ्रीकी संविधान की प्रस्तावना ही इस भावना को बहुत खूबसूरत ढंग से व्यक्त करती है। दक्षिण अफ्रीकी संविधान से दुनिया भर के लोकतांत्रिक लोग प्रेरणा लेते हैं। 1994 तक जिस देश की दुनिया भर में अलोकतांत्रिक और तौर तरीकों के लिए निंदा की जाती थी, आज उसे लोकतंत्र के मॉडल के रूप में देखा जाता है। यानी कि लोकतंत्र का अगर कहीं उदाहरण हमें देखने को मिलता है तो वो दक्षिण अफ्रीका में देखने को मिलता है। यह काम दक्षिण अफ्रीकी लोगों द्वारा साथ रहने, साथ काम करने के दृढ़ निश्चय और पुराने कड़वे अनुभवों को आगे के इंद्रधनुषी समाज बनाने में एक सबक के रूप में प्रयोग करने की समझदारी दिखाने के कारण संभव हुआ है। यानी कि जो दक्षिण अफ्रीका है वो एक प्रकार से इंद्रधनुष की भांति हो चुका है, जिसमें सभी कलर सम्मिलित हैं, यानी कि सभी जो लोग हैं वो मिलजुल करके एक साथ रहते हैं। एक बार फिर मंडेला के शब्दों से में ही यही बातें समझिए। तो क्या कहे हैं नेल्सन मंडेला ने? दक्षिण अफ्रीका का संविधान इतिहास और भविष्य दोनों की बातें करता है। एक तरफ तो यह एक पवित्र समझौता है कि दक्षिण अफ्रीकी के रूप में हम एक दूसरे से यह वायदा करते हैं कि हम अपने रंगभेदी, क्रूर और दमनकारी इतिहास को फिर से दोहराने की अनुमति नहीं देंगे। यानी कि जिस प्रकार से हमारे साथ गोरों ने भेदभाव किया, अब हम भी उनके साथ भेदभाव करके वही चीजें नहीं दोहराएंगे, इसीलिए हम उनको माफ करते हैं। पर बात इतनी ही नहीं है, यह अपने देश को इसके सभी लोगों द्वारा वास्तविक अर्थों में साझा करने का घोषणा पत्र भी है। श्वेत और अश्वेत, स्त्री और पुरुष, यह देश पूर्ण रूप से हम सभी का है। यानी कि इतनी कठिनाई झेलने के बावजूद भी उन्होंने सब कुछ माफ कर दिया और सबको साथ लेकर चले। हमें संविधान की जरूरत क्यों है? क्यों आवश्यक है हमारे लिए संविधान? हमें एक संविधान की जरूरत क्यों है और संविधान क्या तय करता है? इस बात को हम दक्षिण अफ्रीका के उदाहरण से समझ सकते हैं। इस नए लोकतंत्र में दमन करने वाले और दमन सहने वाले दोनों ही साथ साथ समान हैसियत से रहने की योजना बना रहे थे। दोनों के लिए ही एक दूसरे पर भरोसा कर पाना आसान नहीं था, क्योंकि पहले जो श्वेत लोग हैं उन्होंने उनके साथ कितना गलत व्यवहार किया। अब वो डरे हुए थे कहीं उनके साथ भी इसी प्रकार का व्यवहार ना किया जाए। उनके अंदर अपने अपने किस्म के डर थे, वे अपने हितों की रखवाली भी चाहते थे। बहुसंख्यक श्वेत इस बात पर चौकस थे कि लोकतंत्र में बहुमत के शासन वाले मूल सिद्धांत से कोई समझौता ना हो। उन्हें बहुत सारे सामाजिक और आर्थिक अधिकार चाहिए थे। अल्पसंख्यक गौरों को अपनी संपत्ति और अपने विशेष अधिकारों की चिंता थी, यानी कि जो उनके पास अधिकार थे अब वो रहेंगे या नहीं रहेंगे, उनकी चिंता उनको सता रही थी। लंबे समय तक चली बातचीत के बाद दोनों पक्ष समझौते का रास्ता अपनाने को तैयार हुए। गौरे लोग बहुमत के शासन का सिद्धांत और एक व्यक्ति एक वोट को मान गए। वे गरीब लोगों और मजदूरों के कुछ बुनियादी अधिकारों पर भी सहमत हुए। अब वो सहमत भी नहीं होते तो क्या करते, क्योंकि उनकी जो संख्या है वो अश्वेतों से कम है, उनका शासन खत्म हो चुका है, तो उनको तो बातें माननी ही पड़ती। अश्वेत लोग भी इस बात पर सहमत हुए कि सिर्फ बहुमत के आधार पर सारे फैसले नहीं होंगे। वे इस बात पर सहमत हुए कि बहुमत के जरिए
अल्पसंख्यक गौरों की जमीन जायदाद पर कब्जा नहीं करेंगे, यानी कि जो इनकी जमीन है अल्पसंख्यकों की, गौरों की, वो उनके पास ही रहेगी। यह समझौता आसान नहीं था। इस समझौते को लागू करना और भी कठिन था। इसे लागू करने के लिए पहली जरूरत थी कि वे एक दूसरे पर भरोसा करें, और अगर वे एक दूसरे पर भरोसा कर भी लें तो क्या गारंटी है कि भविष्य में इसे तोड़ा नहीं जाएगा। ये एक जो डर रहता है दोनों ही तबकों में, वो बना हुआ था। ऐसी स्थिति में भरोसा बनाने और बरकरार रखने का एक ही तरीका है कि जो बातें तय हुई हैं उन्हें लिखित पढ़त में लिया जाए। यानी कि अगर हम किसी चीज को, मान लीजिए हम किसी से जो है वायदे करते हैं, हम किसी चीज पर वादा करते हैं कि हाँ हम ये करेंगे, तो उस वादे को क्या भरोसा है किसी पर कि वो पूरा करेगा। लेकिन अगर उसको हम लिखित फॉर्म में ले आए, उसको लिखवा लें, तो हमारे पास एक जो सबूत के तौर पर लिखित फॉर्म होती हैं, लिखित चीजें होती हैं, वो हमारे पास रह जाती हैं। तो बस यही काम वो लोग भी कर रहे थे। उनका जो डर था उसको निकालने के लिए जो सारे वादे उनसे किए गए थे उनको लिखित फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे थे, जिससे सभी लोगों पर उन्हें मानने की बाध्यता रहे। उसको मानेंगे भी और भरोसा भी बढ़ेगा उससे, तो इसीलिए ये लिखा गया। भविष्य में शासकों का चुनाव कैसे होगा, इसके बारे में नियम तय होकर लिखित रूप में आ जाते हैं। चुनी हुई सरकार क्या क्या कर सकती है और क्या क्या नहीं कर सकती, यह भी लिखित रूप में मौजूद होता है। इन्हें लिखित नियमों में नागरिकों के अधिकार भी होते हैं, पर ये नियम तभी काम करेंगे जब जीतकर आने वाले लोग इन्हें आसानी से और मनमाने ढंग से नहीं बदले। दक्षिण अफ्रीकी लोगों ने इन्हीं चीजों का इंतजाम किया। वे कुछ बुनियादी नियमों पर सहमत हुए। वे इस बात पर भी सहमत हुए कि ये नियम सबसे ऊपर होंगे और कोई भी सरकार इनकी उपेक्षा नहीं कर सकती। यानी कि जो नियम बनाए जाएंगे वो किसी भी सरकार से पहले होंगे, यानी कि जो नियम है वो सबसे सुपीरियर होंगे, सबसे ऊपर होंगे। जो सरकारें आएंगी वो उन्हीं नियमों के हिसाब से काम करेंगी। इन्हीं बुनियादी नियमों के लिखित रूप को संविधान कहते हैं। इसी से जो है कोई भी देश जिसमें संविधान होता है वो संविधान के हिसाब से ही चलता है। संविधान रचना सिर्फ दक्षिण अफ्रीका की ही खासियत नहीं है। हर देश में अलग अलग समूहों के लोग रहते हैं। संभव है कि उनके रिश्ते दक्षिण अफ्रीका के गौरों और कालों जितने कटुतापूर्ण नहीं हो, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा ही कटुता थी। पर दुनिया भर में लोगों के बीच विचारों और हितों में फर्क होता है। अलग अलग तबके के लोग, अलग अलग समाज हमें देखने को मिलता है हर देश में। तो वहां पर कुछ चीजें होती ही हैं कि जो एक दूसरे पर भरोसा करने को तैयार नहीं होते। ऐसे में संविधान की जो आवश्यकता है वो हमें दिखाई देती है। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली हो या ना हो, पर दुनिया के सभी देशों को ऐसे बुनियादी नियमों की जरूरत होती है। यह बात सिर्फ सरकारों पर ही लागू नहीं होती। हर संगठन के कायदे कानून होते हैं, संविधान होता है। इस तरह आपके इलाके का कोई क्लब हो या सरकारी संगठन या फिर राजनीतिक दल, सभी को एक संविधान की जरूरत होती ही है। यानी कि कोई छोटी सी भी संस्था अगर हम चला रहे हैं तो उसको चलाने के लिए हमें कुछ नियम कानून चाहिए ही होते हैं, जिसमें जो सभी लोग जितने भी उस संगठन में होंगे उनके अलग अलग काम होंगे बटे हुए, कौन क्या क्या काम करेगा, किस प्रकार से चलेगा, पूरे नियम उसमें लिखित फॉर्म में होते हैं, जिससे जो संस्था है वो चलाना आसान हो जाता है। संविधान लिखित नियमों की ऐसी किताब है जिसे किसी देश में रहने वाले सभी लोग सामूहिक रूप से मानते हैं। यानी कि जितने भी नागरिक होंगे उस देश के, उन सभी को उस संविधान को मानना होगा। संविधान सर्वोच्च कानून है जिससे किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों, जिन्हें नागरिक कहा जाता है, के बीच के आपसी संबंध तय होने के साथ साथ लोगों और सरकार के बीच के संबंध भी तय होते हैं। जो सरकार और नागरिक के बीच में संबंध होता है, उनके बीच के संबंध भी तय होते हैं कि सरकार किस प्रकार के कानून लाएगी, कैसे कैसे लाएगी, वो सब तय होते हैं। संविधान अनेक काम करता है जिनमें ये प्रमुख है। कुछ यहाँ पर काम दिखाए गए हैं संविधान में। पहला, यह साथ रह रहे विभिन्न तरह के लोगों के बीच जरूरी भरोसा और सहयोग विकसित करता है। अभी जैसे हमने पढ़ा दक्षिण अफ्रीका के बारे में, वहां पर हमने देखा श्वेत और अश्वेत लोग दोनों को ही एक दूसरे पर भरोसा नहीं था। इसीलिए जो है लिखित फॉर्म में संविधान जो है वो तैयार किया गया ताकि एक दूसरे पर भरोसा बढ़ सके। बिना भरोसे के जो है कोई भी देश नहीं बच सकता। दूसरा, यह स्पष्ट करता है कि सरकार का गठन कैसे होगा और किसे फैसले लेने का अधिकार होगा। तीसरा, यह सरकार के अधिकारों की सीमा तय करता है और हमें बताता है कि नागरिकों के क्या अधिकार होंगे। जो सरकार है वो कितना काम करेगी, यानी कि किस लेवल तक वो काम कर सकती है, कोई कानून ला सकती है, वो ये बताता है संविधान। चौथा, यह अच्छे समाज के गठन के लिए लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करता है। जिन देशों में संविधान है वे सभी लोकतांत्रिक शासन वाले हों, यह जरूरी नहीं है। यानी कि हमने जिस प्रकार से देखा पिछले चैप्टर में कि चुनाव हो रहे हैं लेकिन लोकतांत्रिक सरकार नहीं है। चीन की सरकार का हमने जो था उदाहरण देखा था। इसी प्रकार से जरूरी नहीं कि जहां
संविधान है वो लोकतांत्रिक देश है, लेकिन जिन देशों में लोकतांत्रिक शासन है वहां संविधान का होना जरूरी है। लोकतांत्रिक शासन चलाने के लिए जो कुछ नियम है, कायदे कानून है, उनका होना जरूरी है, और वो लिखित फॉर्म में, ताकि वो आगे तक चलते रहें। इसीलिए संविधान जहां होगा वहां पर लोकतंत्र होगा वहां संविधान जरूर होगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है जहां संविधान होगा वहां लोकतंत्र होगा। ब्रिटेन के खिलाफ आजादी की लड़ाई के बाद अमेरिकी लोगों ने अपने लिए संविधान का निर्माण किया। फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांसीसी लोगों ने एक लोकतांत्रिक संविधान को मान्यता दी। इसके बाद से यह चलन हो गया कि हर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में एक लिखित संविधान हो। भारतीय संविधान का निर्माण। अब हम देखते हैं, अलग अलग देशों के संविधान के बारे में हमने देखा, अब भारतीय संविधान के बारे में हम देखते हैं। तो दक्षिण अफ्रीका की ही तरह भारत का संविधान भी बहुत कठिन परिस्थितियों के बीच बना। हमने देखा हमारे जो भारत है उस पर ब्रिटिश शासन था, कितनी मुश्किलों के बाद जाकर के जो भारत का संविधान है वो निर्माण में आया। भारत जैसे विशाल और विविधता भरे देश के लिए संविधान बनाना आसान काम नहीं था, क्योंकि यहाँ पर जो विविधता है वो बहुत ज्यादा है। अलग अलग धर्मों के मानने वाले, अलग अलग जाति के, अलग अलग संस्कृति के लोग यहाँ पर बसे हुए हैं, तो सबकी अपनी अपनी डिमांड होती है, सबकी अपनी अपनी मांगे होती हैं, जिनको पूरा करना भी बहुत आवश्यक है। भारत के लोग तब गुलाम की हैसियत से निकलकर नागरिक की हैसियत पाने जा रहे थे। देश ने धर्म के आधार पर बहुत बंटवारे की विभीषिका झेली थी। जब हमारा देश का बंटवारा हुआ तो हमने दो राष्ट्र बनते हुए देखे, भारत और पाकिस्तान। अब इसमें जब ये राष्ट्र बने तो धर्म के नाम पर बहुत मारकाट फैली। भारत के और पाकिस्तान के लोगों के लिए बंटवारा भारी बर्बादी और दहलाने वाला अनुभव था। दोनों ही साइडों पर लोग मरे थे। विभाजन से जुड़ी हिंसा में सीमा के दोनों तरफ कम से कम 10 लाख लोग मारे जा चुके थे। एक बड़ी समस्या और भी थी। अंग्रेजों ने देसी रियासतों के शासकों को यह आजादी दे दी थी कि वे भारत या पाकिस्तान जिसमें इच्छा चाहे उसमें विलय कर दें, या स्वतंत्र रहना चाहें तो स्वतंत्र भी रह सकते हैं। यानी कि जो अंग्रेजों की चाल थी वो पूरी तरह से बंटवारे की थी। जो भारत है वो विखंडित हो जाए, यानी खंडित हो जाए, पूरी तरह से टूट जाए, अलग अलग पार्ट में बढ़ जाए। भारत और पाकिस्तान का निर्माण तो हो ही चुका था। जो यहाँ पर राज्य रजवाड़े थे, यानी कि जहाँ पर राजाओं का शासन था पुराने टाइम से ही, उन जो रियासतें थी उनको भी स्वतंत्र रहने की जो थी उनकी इच्छा पर कह दिया था अंग्रेजों ने कि आपकी इच्छा है, आप जिसमें शामिल होना चाहें या स्वतंत्र रहना चाहें तो आप स्वतंत्र भी रह सकते हैं। इन रियासतों का विलय मुश्किल और अनिश्चय भरा काम था। यानी कि इनमें जो विलय था, भारत में इनका विलय करवाना बहुत मुश्किल काम हो गया था। जब संविधान लिखा जा रहा था तब देश का भविष्य इतना सुरक्षित और चैन भरा नहीं लगता था जितना आज है। संविधान निर्माताओं को देश के वर्तमान और भविष्य की चिंता थी। यानी कि अब कैसा देश चलेगा और किस प्रकार से आने वाला समय होगा, वो बहुत चिंता का समय था भारत के जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, संविधान निर्माता थे, उनके लिए। यहाँ पर वल्लभाचार्य झावर भाई पटेल दिखाए गए हैं। 1857 से 1950 इनकी जो मतलब ये रहे होंगे। जन्म इनका गुजरात। अंतरिम सरकार में गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्री, यानी कि अंतरिम सरकार का मतलब होता है टेम्परेरी सरकार। वकील और बारदौली किसान सत्याग्रह के नेता ये रहे। भारतीय रियासतों के विलय में निर्णायक भूमिका, बाद में उप प्रधानमंत्री ये बनाए गए। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो रियासतें थी उनके विलय का श्रेय जो जाता है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही जाता है। सरोजिनी नायडू, इनका जन्म जो है आंध्र प्रदेश में हुआ। कवित्री थी, लेखिका और राजनीतिक कार्यकर्ता थी। कांग्रेस की अग्रणी महिला नेता थी। बाद में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल, जो फर्स्ट राज्यपाल वुमन थी, यानी कि जो पहली औरत बनी राज्यपाल उत्तर प्रदेश की बनी थी, ये सरोजिनी नायडू। तो संविधान निर्माण का रास्ता किस प्रकार का रहा? सारी मुश्किलों के बावजूद भारतीय संविधान निर्माताओं को एक बड़ा लाभ था। दक्षिण अफ्रीका में जिस तरह संविधान निर्माण के दौर में ही सारी बातों पर सहमति बनानी पड़ी, वैसी स्थिति उस समय भारत में नहीं थी। यानी कि हर चीज पर सहमति बनाने ऐसी स्थिति में नहीं था भारत में आजादी की लड़ाई के दौरान ही लोकतंत्र समेत अधिकांश बुनियादी बातों पर राष्ट्रीय सहमति बनाने का काम हो चुका था। हमारा राष्ट्रीय आंदोलन सिर्फ एक विदेशी सत्ता के खिलाफ संघर्ष भर नहीं था, यह न केवल अपने समाज को फिर से जगाने का वरन अपने समाज और राजनीति को बदलने और नए सिरे से गढ़ने का आंदोलन भी था। आजादी के बाद भारत को किस रास्ते पर चलना चाहिए, इसे लेकर आजादी के संघर्ष के दौरान भी तीखे मतभेद थे। यानी कि न सिर्फ देश को आजाद कराना ही एक मुद्दा था, बल्कि देश किस प्रकार से काम करेगा, कैसे चलेगा, कौन चलाएगा, ये बहुत सारे प्रश्न थे उस टाइम पर।
ऐसे कुछ मतभेद अब तक भी बने हुए हैं, पर कुछ बुनियादी विचारों पर लगभग सभी लोगों की सहमति कायम हो चुकी थी। 1928 में ही मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के 8 अन्य नेताओं ने भारत का एक संविधान लिखा था। 1931 में कराची में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में एक प्रस्ताव में यह रूपरेखा रखी गई थी कि आजाद भारत का संविधान कैसा होगा। इन दोनों ही दस्तावेजों में स्वतंत्र भारत के संविधान में सार्वभौम वयस्क मताधिकार, स्वतंत्रता और समानता का अधिकार और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा की बात की गई थी। यानी कि एक वोट देने का अधिकार भी इसमें रखा गया था, सभी को वोट देने का। इस प्रकार संविधान की रचना करने के लिए बैठने से पहले ही कुछ बुनियादी मूल्यों पर सभी नेताओं की सहमति बन चुकी थी। यानी कि कुछ जो नियम थे उन पे पहले ही सहमति बन चुकी थी। औपनिवेशिक शासन की राजनीतिक संस्थाओं और व्यवस्थाओं को जानने समझने से भी नई राजनीतिक संस्थाओं का स्वरूप तय करने में मदद मिली। अंग्रेजी हुकूमत ने बहुत कम लोगों को वोट का अधिकार दिया था। इसके आधार पर अंग्रेजों ने जिस विधायिका का गठन किया था वह बहुत कमजोर थी। 1937 के बाद पूरे ब्रिटिश शासन वाले भारत में प्रादेशिक असेंबलियों के लिए चुनाव कराए गए थे। इनमें बनी सरकारें पूरी तरह लोकतांत्रिक नहीं थी। लोकतांत्रिक कहाँ से होती, क्योंकि उसमें तो सभी को वोट देने का अधिकार ही नहीं था। पर विधानसभाओं में जाने और काम करने का अनुभव तब बहुत लाभदायक हुआ, क्योंकि इन्हीं भारतीय लोगों को अपनी संस्थाएं और व्यवस्थाएं बनानी थी और चलाना था। इसी कारण भारतीय संविधान में कई संस्थाओं और व्यवस्थाओं को पुरानी व्यवस्था से लगभग जस का तस अपना लिया गया। यानी कि जो पहले अपना ली गई थी उन्हीं को ऐसे के ऐसे ही अपना लिया गया, क्योंकि वो बहुत जो थी भारत के हिसाब से, उसके जो हालात थे उसके हिसाब से बिल्कुल ठीक थी, इसीलिए उनको ऐसे का ऐसा ही अपना लिया गया था। जैसे कि 1935 का भारत सरकार कानून आजादी के बाद भारत के स्वरूप को लेकर वर्षों पहले से चले चिंतन और बहसों ने भी काफी लाभ पहुंचाया। हमारे नेताओं में इतना आत्मविश्वास आ गया था कि उन्हें बाहर के विचार और अनुभवों को अपनी जरूरत के अनुसार अपनाने में कोई हिचक नहीं हुई। हमारे अनेक नेता फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों, ब्रिटेन के संसदीय लोकतंत्र के कामकाज और अमेरिका के अधिकारों की सूची से काफी प्रभावित थे। यानी कि कुछ ये देश ऐसे रहे हैं जहां से हमने जो संविधान के कुछ नियम हैं वो लिए हैं। जैसे कि यूएसए से हमने मौलिक अधिकार लिए। रूस में हुई समाजवादी क्रांति ने भी अनेक भारतीयों को प्रभावित किया था और वे सामाजिक और आर्थिक समता पर आधारित व्यवस्था बनाने की कल्पना करने लगे थे। लेकिन वे दूसरों की सिर्फ नकल नहीं कर रहे थे। हर कदम पर वे यह सवाल जरूर पूछते थे कि क्या ये चीजें भारत के लिए उपयुक्त होंगी। इन सभी चीजों ने हमारे संविधान के निर्माण में मदद की। यानी कि बाहर से कोई नियम ले रहे हैं लेकिन उसको फिर अपने देश के हिसाब से देख रहे हैं कि इससे हमारे देश में लाभ होगा या हमारे देश के हिसाब से ये सही है, तब जाकर के वो संविधान में लिखी जा रही है। तो इतने विचार विमर्श करने के बाद संविधान तैयार हुआ हमारा। अबुल कलाम आजाद, जो कि जन्म इनका सऊदी अरब में हुआ, शिक्षावादी लेखक और धर्मशास्त्रों के ज्ञाता थे। अरबी के विद्वान, अंग्रेजी नेता, राष्ट्रीय आंदोलन में अग्रणी भूमिका, मुस्लिम अलगाववादी राजनीति के विरोधी रहे। बाद में पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री बने थे। टीटी कृष्णामचारी, इनका जन्म तमिलनाडु में हुआ। प्रारूप कमेटी के ये सदस्य रहे। उद्यमी और कांग्रेसी नेता थे। बाद में केंद्रीय मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री इनको बनाया गया। संविधान सभा देखते हैं इसमें। तो फिर भारत के संविधान निर्माता थे कौन? यहाँ आपको संविधान बनाने में प्रमुख भूमिका निभाने वाले कुछ नेताओं के बारे में बहुत संक्षेप में कुछ जानकारियां मिलेंगी। चुने गए जनप्रतिनिधियों की जो सभा संविधान नामक विशाल दस्तावेज को लिखने का काम करती है उसे संविधान सभा कहा जाता है। यानी कि जिसने संविधान लिखा उसको हम संविधान सभा कहते हैं, क्योंकि एक दो व्यक्ति का ये काम नहीं था, कुछ लोगों के ग्रुप का काम था जिसको हम सभा कह रहे हैं। भारतीय संविधान सभा के लिए जुलाई 1946 में चुनाव हुए थे। संविधान सभा की पहली बैठक दिसंबर 1946 में हुई थी दिल्ली में। इसके तत्काल बाद देश दो हिस्सों भारत और पाकिस्तान में बट गया। संविधान सभा के दो हिस्सों में बट गई भारत की संविधान सभा और पाकिस्तान की संविधान सभा। न सिर्फ राष्ट्र बटे बल्कि जो संविधान सभा थी वो भी बटी थी। राजेंद्र प्रसाद, जन्म इनका बिहार में हुआ। संविधान सभा के अध्यक्ष रहे ये। वकील और चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख भागीदार थे। 3 बार कांग्रेस अध्यक्ष रहे और भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो बने वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये जो संविधान सभा के सदस्य थे वही हैं ये सब। जयपाल सिंह,
जन्म इनका झारखंड में हुआ। खिलाड़ी और शिक्षाविद थे। भारतीय हॉकी टीम के पहले कप्तान, आदिवासी महासभा के संस्थापक अध्यक्ष थे। बाद में झारखंड पार्टी के संस्थापक बनते हैं। जयपाल सिंह। तो संविधान सभा भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में 299 सदस्य थे। इसने 26 नवंबर 1949 को अपना काम पूरा कर लिया, यानी कि पूरा संविधान 26 नवंबर 1949 को हमारा तैयार हो गया, जिसके तौर पर हम 26 नवंबर को जो है संविधान दिवस भी मनाते हैं। संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। 26 नवंबर 1949 को पूरा कर लिया गया, लेकिन 26 जनवरी 1950 को ये लागू होता है, जिसमें हम रिपब्लिक डे बनाते हैं। इसी दिन की याद में हम हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मानते हैं। इस सभा द्वारा 7 दशकों से पहले बनाए संविधान को हम क्यों मानते हैं? हमने पहले ही एक कारण का जिक्र किया है। संविधान सिर्फ संविधान सभा के सदस्यों के विचारों को ही व्यक्त नहीं करता, यह अपने समय की व्यापक सहमतियों को व्यक्त करता है। दुनिया के कई देशों में संविधान को फिर से लिखना पड़ा, क्योंकि संविधान में दर्ज बुनियादी बातों पर ही वहां के सभी सामाजिक समूहों या राजनैतिक दलों की सहमति नहीं थी। यानी कि बाद में भी बहुत सारे देश ऐसे रहे जहां पर एक बार संविधान लिखकर उसको खत्म किया गया, फिर से नया संविधान लिखा गया। जबकि हमारे भारत में एक बार संविधान लिखने के बाद लगातार उसी संविधान में संशोधन जरूर हो रहे हैं, लेकिन जो संविधान है वही चला आ रहा है। कई देशों में संविधान है, पर वह कागज का टुकड़ा या किसी भी अन्य किताब की तरह दस्तावेज भर है। कोई भी उस पर आचरण नहीं करता। पर हमारे संविधान का अनुभव एकदम अलग है। पिछली आधी सदी से ज्यादा की अवधि में अनेक सामाजिक समूहों ने संविधान के कुछ प्रावधानों पर सवाल उठाए, पर किसी भी बड़े सामाजिक समूह या राजनीतिक दल ने खुद संविधान की वैधता पर सवाल नहीं उठाया। यह हमारे संविधान की एक असाधारण उपलब्धि है। संविधान को मानने का दूसरा कारण यह है कि संविधान सभा भी भारत के लोगों का ही प्रतिनिधित्व करती है। यहाँ पर एच.सी. मुखर्जी के बारे में बताया गया। जन्म इनका बंगाल में हुआ। संविधान सभा के उपाध्यक्ष रहे। प्रसिद्ध लेखक और शिक्षाविद थे। कांग्रेसी नेता, ऑल इंडिया क्रिश्चियन काउंसिल और बंगाल विधानसभा के सदस्य। बाद में इनको बंगाल के राज्यपाल बनाया गया। यह है जी दुर्गाबाई देशमुख। इनका जन्म आंध्र प्रदेश में वकील और महिला मुक्ति कार्यकर्ता रही। आंध्र महिला सभा की संस्थापक, कांग्रेस की सक्रिय नेता। बाद में केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की संस्थापक अध्यक्ष इनको बनाया गया। अब उस समय सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार नहीं था, इसलिए संविधान सभा का चुनाव देश के लोग प्रत्यक्ष ढंग से नहीं कर सकते थे। यानी कि जो वोट देने का अधिकार है तब तक नहीं आया था, इसलिए जो संविधान सभा का जो चुनाव है वो प्रत्येक नागरिक के द्वारा, जैसे आज हम चुनाव करते हैं, ऐसे नहीं किया गया था। इसका चुनाव मुख्य रूप से उन प्रांतीय असेंबलियों के सदस्यों ने ही किया था जिनका जिक्र हम पहले कर चुके थे। यानी कि जो असेंबलियां थी उनके द्वारा ही ये सदस्य चुने गए थे। इसके कारण देश के सभी भौगोलिक क्षेत्रों का इसमें उचित प्रतिनिधित्व हो गया था। इस सभा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों का प्रभुत्व था, जिसने राष्ट्रीय आंदोलन की अगुवाई की थी। पर स्वयं कांग्रेस के अंदर कोई राजनीतिक समूह और विचारों के लोग थे। सभा में कई सदस्य ऐसे थे जो कांग्रेस के विचारों से सहमत नहीं थे। सामाजिक रूप से इस सभा में सभी समूह, जाति, वर्ग, धर्म और पेशों के लोग थे। यानी कि ये जो सभा थी, संवैधानिक सभा, उसमें भी अलग अलग जाति के, धर्म के, पेशे के सभी लोग थे। अगर संविधान सभा का गठन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के जरिए हुआ होता तब भी इसका स्वरूप कुछ इसी तरह का दिखता, क्योंकि उसमें भी जो सभी लोग हैं वो शामिल होते और इसमें भी हमें सभी लोग शामिल होते हुए नजर आते हैं। और अनंतः जिस तरह संविधान सभा ने काम किया वह संविधान को एक तरह की पवित्रता और वैधता देता है। संविधान सभा का काम काफी व्यवस्थित, खुला और सर्वसम्मति बनाने के प्रयास पर आधारित था। सबसे पहले कुछ बुनियादी सिद्धांत तय किए गए और उन पर सबकी सहमति बनाई गई। फिर प्रारूप कमेटी के प्रमुख डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जो रहे ने चर्चा के लिए एक प्रारूप संविधान बनाया। संविधान के प्रारूप की प्रत्येक धारा पर कई दौर में चर्चा हुई, यानी कि एक एक धारा को उठाया, उस पर चर्चा हुई, सभी की सहमति बनी, तब जाकर वो संविधान में लिखी गई। 2000 से ज्यादा संशोधनों पर विचार हुआ। 3 वर्षों में कुल 114 दिनों की गंभीर चर्चा हुई। सभा में पेश हर प्रस्ताव, हर शब्द और वहां की कही गई हर बात को रिकॉर्ड किया गया और संभाला गया। इन्हें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स नाम से 12 मोटे मोटे खंडों में प्रकाशित किया गया है, जिसको हम संविधान के भाग कहते हैं। इन्हें बहसों से हर प्रावधान के पीछे की सोच और तर्क को समझा जा सकता है। संविधान की व्याख्या के लिए भी इस बहस के दस्तावेजों का उपयोग
होता है। तो ये देखा हमने संविधान निर्माण। यहाँ पर बलदेव सिंह के बारे में दिया गया है। इनका जन्म हरियाणा में हुआ। सफल उद्यमी और पंजाब विधानसभा में पंथक अकाली पार्टी के नेता रहे। संविधान सभा में कांग्रेस द्वारा मनोनीत, बाद में केंद्रीय मंत्रिमंडल में रक्षा मंत्री ये रहे। कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी जी, इनका जन्म गुजरात में हुआ। वकील, इतिहासकार और भाषाविद थे ये। कांग्रेसी नेता और गांधीवादी सोच वाले थे। बाद में केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री, स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक इनको बनाया गया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो कि जन्म इनका पश्चिम बंगाल में हुआ। अंतरिम सरकार में उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री रहे। शिक्षाविद और वकील, हिंदू महासभा में सक्रिय, बाद में भारतीय जनसंघ के संस्थापक ये रहे थे। भारतीय संविधान के बुनियादी मूल्य। इस किताब में हम विभिन्न विषयों पर संविधान के प्रावधानों का अध्ययन करेंगे। अभी हम यही जानने की कोशिश करें कि हमारे संविधान के पीछे का दर्शन क्या है। आखिर यह काम हम दो तरीकों से कर सकते हैं, अपने नेताओं के संविधान संबंधी विचार पढ़कर भी, और हम इस बात को समझ सकते हैं, परंतु हमारा संविधान स्वयं अपने दर्शन के बारे में जो कहता है उसे पढ़ना भी उतना ही जरूरी है जितने उनके विचारों को पढ़ना। संविधान की प्रस्तावना यही काम करती है, यानी कि जो उसका फेस होता है, जो जब हम संविधान खोलते हैं स्टार्टिंग में ही हमें प्रस्तावना देखने को मिलती है, उसमें हमें एक झलक मिल जाती है कि हमारे संविधान में क्या क्या बातें कही गई हैं। सपने और वायदे। आप में से कुछ को भारतीय संविधान निर्माताओं की सूची में एक बड़ा नाम न होने पर हैरानी हुई होगी, यानी महात्मा गांधी, जिन्होंने हमारा देश आजाद कराने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई थी। उनका जो नाम है हमें भारतीय संविधान निर्माताओं में या संविधान सभा में नहीं देखने को मिलता है। वे संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, वो इससे अलग हट जाते हैं कि मैं संविधान सभा का सदस्य नहीं बनूंगा, पर संविधान सभा के अनेक सदस्य उनके विचारों के अनुयायी थे, यानी कि उनके विचारों से सहमत थे, उनके विचारों पर चलने वाले थे। 1931 में अपनी पत्रिका यंग इंडिया में उन्होंने संविधान से अपनी अपेक्षा के बारे में लिखा था। भेदभाव और बराबरी मुक्त भारत का सपना डॉक्टर अंबेडकर के मन में भी था, जिन्होंने संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जिन्होंने संविधान की, जिसको पितामह कहा जाता है, अंबेडकर ने। असमानता कैसे दूर की जा सकती है, इस बारे में हम उनके दूसरों से उनके विचार जो थे वो अलग थे। उन्होंने अक्सर गांधी और उनके नजरिए की कटु आलोचना की, यानी कि जो अंबेडकर थे वो गांधी जी के विचारों की आलोचना करते थे। संविधान सभा में दिए गए अपने अंतिम भाषण में उन्होंने अपनी चिंताओं को बहुत स्पष्ट ढंग से रखा था, जो उनको चिंताएं थी, जो इसकी आलोचना करते थे। तो यहाँ से जो महात्मा गांधी हैं उनके विचार हैं, मैं भारत के लिए एक ऐसा संविधान चाहता हूँ जो उसे गुलामी और अधीनता से मुक्त करे। मैं ऐसे भारत के लिए प्रयास करूंगा जिसे सबसे गरीब व्यक्ति भी अपना माने और उसे लगे कि देश को बनाने में उसकी भी भागीदारी है। ऐसा भारत जिसमें सभी लोगों का उच्च वर्ग और निम्न वर्ग ना रहे। ऐसा भारत जिसमें सभी समुदाय के लोग पूरे मेलजोल से रहें। ऐसे भारत में छुआछूत का, शराब और नशीली चीजों के लिए कोई जगह ना हो। औरतों को भी मर्दों जैसे अधिकार हो। मैं इससे कम पर संतुष्ट नहीं होऊंगा, यानी कि ये चीजें संविधान में होनी ही होनी चाहिए। गांधी जी का ऐसा मानना था। यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में बताया गया है। इनका जन्म हुआ मध्य प्रदेश में। प्रारूप कमेटी के ये अध्यक्ष थे। सामाजिक क्रांतिकारी चिंतक, जातिगत बंटवारे और भेदभाव के खिलाफ अग्रणी थे, आंदोलनकारी थे। बाद में स्वतंत्र भारत की पहली सरकार में कानून मंत्री, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के ये संस्थापक बने थे। 26 जनवरी 1950 को हम विरोधाभासों से भरे जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनीति के मामले में हमारे यहाँ समानता होगी, पर आर्थिक और सामाजिक जीवन असमानताओं से भरा होगा। ये डॉक्टर अंबेडकर के
विचार थे कि राजनीतिक तौर पर तो हमें समानता मिल जाएगी, क्या इससे सामाजिक और आर्थिक जो समानता है वो आएगी? राजनीति में हम एक व्यक्ति एक वोट और हर वोट का समान महत्व यानी कि एक ही महत्व रखेंगे के सिद्धांत को मानेंगे। अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में हम अपने सामाजिक और आर्थिक ढांचे के कारण ही एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत को नकारना जारी रखेंगे। हम इस विरोधाभासपूर्ण जीवन को कितने लंबे समय तक जीते रहेंगे? हम अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में कब तक समानता को नकारते रहेंगे? अगर यह नकारना ज्यादा लंबे समय तक चला तो हम अपने राजनीतिक लोकतंत्र की ही संकट में डाल देंगे, यानी कि जो राजनीतिक लोकतंत्र है, जो राजनीतिक स्वतंत्रता हमें मिली है, वो भी जो है संकट में आ जाएगी। आखिर में आइए हम 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि के समय संविधान सभा में दिए जवाहरलाल नेहरू के प्रसिद्ध भाषण को याद करें। उन्होंने क्या कहा था उस रात्रि को जब हमारा देश आज़ाद हुआ था? जो पहले प्रधानमंत्री हुए वो पंडित जवाहरलाल नेहरू हुए। यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू के बारे में बताया गया है। इनका जो जन्म है वो उत्तर प्रदेश में हुआ। अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री रहे ये। वकील और कांग्रेस नेता थे। समाजवाद, लोकतंत्र और साम्राज्यवाद विरोध के पक्षधर। बाद में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बनते हैं। तो ये लिखते हैं कहते हैं, वर्षों पहले हमने अपनी नियति के साथ साक्षात्कार किया था और अब वक्त आ गया है कि हम अपने वायदों पर अमल करें। पूरी तरह या हर तरह से नहीं तो काफी हद तक, यानी कि ज्यादा से ज्यादा अपने जो वादे हमने किए हैं उन पर हम अमल करेंगे। घड़ियां जब ठीक मध्य रात्रि का घंटा बजाएंगी, जब सारी दुनिया सोती होगी, तब भारत नए जीवन की शुरुआत करेगा, आजाद होगा। इतिहास में कभी कभार ही सही पर एक ऐसा क्षण जरूर आता है जब हम पुराने को छोड़कर नए में प्रवेश करते हैं, जब एक युग का अंत होता है और जब लंबे समय से किसी राष्ट्र की दबी हुई आत्मा प्रस्फुटित होती है, आवाज आती है। ऐसे पवित्र क्षण में हम अपने आप को भारत और उसके लोगों तथा उससे भी अधिक मानवता की सेवा में समर्पित करें। यही हमारे लिए उचित होगा। आज़ादी और सत्ता जिम्मेवारियां लाती हैं, यानी कि जब हम आज़ाद होंगे तो जो पूरी देश को चलाने की जो सत्ता है वो हमारे पास जरूर आएगी, लेकिन उसके साथ साथ हमारे पास जिम्मेदारियां आएंगी। भारत के संप्रभु लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली इस संप्रभुता संपन्न सभा के ऊपर अब जिम्मेदारी है। आज़ादी के जन्म से पूर्व हमने पूरी प्रसव पीड़ा झेली है और इस क्रम में हुए दुखों से हमारा दिल भारी है। इसमें कुछ दर्द अभी भी बने हुए हैं, फिर भी इतिहास अब बीत चुका है और अब भविष्य में हमें सुनहरे संकेत दे रहा है। यह भविष्य बहुत आराम करने या सुस्ताने का नहीं, बल्कि उन वायदों को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास करने का है जिन्हें हमने अक्सर दिया है, और एक शपथ हम आज भी लेंगे। भारत की सेवा करने का अर्थ है दुख और परेशानियों में पड़े लाखों करोड़ों लोगों की सेवा करना। इसका अर्थ है दरिद्रता का, अज्ञान और बीमारियों का, अवसर की असमानता का अंत। हमारे युग के महानतम आदमी की कामना कर आंख से आंसू पोंछने की है। संभव है यह काम हमारे भर से पूरा ना हो, पर जब तक लोगों की आंखों में आंसू है, कष्ट है, तब तक हमारा काम खत्म नहीं होगा। यानी कि जो परेशानियां हैं उनको दूर करना हमारा सबसे पहले कर्तव्य होगा। यहाँ पर सोमनाथ लाहिड़ी के बारे में बताया गया है। ये पश्चिम बंगाल में जन्मे थे, लेखक और संपादक थे, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता। बाद में पश्चिम बंगाल विधानसभा के ये सदस्य चुने जाते हैं। संविधान दर्शन क्या है? जिन मूल्यों ने स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणा दी और उसे दिशा निर्देश दिए तथा जो इस क्रम में जांच परख लिए गए, वे ही भारतीय लोकतंत्र का आधार बने। अभी हमने ऊपर देखा जो संविधान सभा के निर्माता थे, जिन्होंने संविधान लिखा था, उनके विचारों को हमने देखा। उससे हमें एक झलक मिलती है वो किस प्रकार का संविधान चाह रहे थे। स्वतंत्रता चाह रहे थे, समानता चाह रहे थे, गरीबी को दूर करना चाह रहे थे, सभी के अधिकार चाह रहे थे। अब हम देखेंगे संविधान दर्शन क्या है, जिससे हमें स्पष्ट होगा संविधान किस प्रकार है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इन्हें शामिल किया गया। भारतीय संविधान की सारी धाराएं इन्हीं के अनुरूप बनी हैं। भारतीय जो संविधान है की शुरुआत बुनियादी मूल्यों की एक छोटी सी उद्देशिका के साथ होती है, यानी कि उद्देशिका जो है, प्रस्तावना है, उससे भारतीय संविधान की शुरुआत होती है। इसे संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका कहते हैं। अमेरिकी संविधान की प्रस्तावना से प्रेरणा लेकर समकालीन दुनिया के अधिकांश देश अपने संविधान की शुरुआत एक प्रस्तावना के साथ करते हैं। सबसे पहले जो हमें प्रस्तावना देखने को मिल रही है वो अमेरिका के संविधान में देखने को मिल रही है, जहां से जो बहुत सारे देश हैं
उसे अपने देश के हिसाब से लिखते हैं। आइए हम अपने संविधान की प्रस्तावना को बहुत आसानी से पढ़ें और उसमें आए प्रत्येक महत्वपूर्ण शब्द के मतलब को समझें। जो हमारा संविधान है उसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण शब्द हैं। संयुक्त राज्य के हम सभी लोग, एक सेकंड, हाँ, अधिक अच्छा संघ बनाने, न्याय की स्थापना करने, घरेलू शांति बनाने, साझा सुरक्षा व्यवस्था बनाने, जन कल्याण को बढ़ावा देने तथा अपने और अपनी समृद्धि में स्वतंत्रता का लाभ लेने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के इस संविधान को स्थापित करते हैं और इसका अभिषेक करते हैं। तो ये जो संयुक्त राज्य अमेरिका है उसकी उद्देशिका है। हम दक्षिण अफ्रीका के लोग, ये दक्षिण अफ्रीका की जो है प्रस्तावना है, इसी प्रकार से हमें भारत की मिलेगी। अपने इतिहास में हुए अन्याय को स्वीकार करते हैं, यानी कि जितना भी उनके साथ अन्याय हुआ, हमने देखा था पीछे जो श्वेत थे उन्होंने किस प्रकार से उन पर अन्याय किया। अपनी भूमि पर आज़ादी और न्याय के लिए संघर्ष करने में कष्ट उठाने वालों को सलाम करते हैं। अपने देश को बनाने और विकसित करने में मदद करने वालों का आदर करते हैं और मानते हैं कि दक्षिण अफ्रीका उन सभी का है जो यहाँ रहते हैं, यानी कि उन्होंने सबको एक्सेप्ट किया, चाहे वो श्वेत हों अश्वेत हों, और सभी का देश इसको घोषित किया। यहाँ की विविधता से जुड़े हैं, इसलिए स्वतंत्र रूप से चुने अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से अपने गणतंत्र के सर्वोच्च कानून के तौर पर इस संविधान को स्वीकार करते हैं, जिससे पहले कि विभाजन मिटे और लोकतांत्रिक मूल्यों, सामाजिक न्याय और मौलिक मानव अधिकारों पर आधारित एक समाज बन सके। एक ऐसे लोकतांत्रिक और मुक्त समाज की स्थापना हो जिसमें सरकार लोगों की इच्छा के अनुसार बने और चले तथा हर नागरिक को कानून से समान संरक्षण मिले, सभी नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो और एक व्यक्ति की संभावनाओं को फलने फूलने की स्वतंत्रता हो और एक संयुक्त और लोकतांत्रिक दक्षिण अफ्रीका का निर्माण हो, जो राष्ट्र के समूहों में एक संप्रभु देश के तौर पर अपना उचित स्थान प्राप्त कर सके। ईश्वर हमारे लोगों की रक्षा करे। तो यहाँ पर हमने देखा जो दक्षिण अफ्रीका है उसमें किस प्रकार से जो भेदभाव हुए थे अश्वेतों के साथ, उसके बावजूद भी उन्होंने सबको स्वीकारा और सबके लिए संविधान को तैयार किया। तो संविधान की प्रस्तावना लोकतंत्र पर एक खूबसूरत कविता सी लिखती है, जिसमें जो है पूरे संविधान का एक स्ट्रक्चर तैयार कर देते हैं कि क्या क्या होगा इसमें, वो प्रस्तावना में हमें दिखता है। इसमें वह दर्शन शामिल है जिस पर पूरे संविधान का निर्माण हुआ है। यह दर्शन सरकार के किसी भी कानून और फैसले के मूल्यांकन और परीक्षण का मानक तय करता है। इसके सहारे परखा जा सकता है कि कौन फैसला अच्छा या बुरा है। इसमें भारतीय संविधान की आत्मा बसती है। यानी कि जो प्रस्तावना है वो इस प्रकार से हम कह सकते हैं, जैसे हम किसी चीज का निष्कर्ष निकाल देते हैं या जो प्रस्तावना होती है उस टाइम से जिस प्रकार से हम किसी का आंसर लिखते हैं किसी भी क्वेश्चन का, तो प्रस्तावना हम डालते हैं, उसमें हम दिखाते हैं सबसे पहले कि इस आंसर में क्या क्या चीजें आने वाली हैं। तो प्रस्तावना भी जो है उद्देशिका वो इसी प्रकार से होती है, वो झलक दिखलाती है पूरे संविधान की कि क्या क्या संविधान में मौजूद होगा। तो ये हमारे देश की संविधान की जो है भारत के संविधान की उद्देशिका है, प्रस्तावना है। अभी हमने यूएसए और दक्षिण अफ्रीका की देखी, तो ये भारत की है भारत का संविधान उद्देशिका। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। यानी कि 26 नवंबर 1949 को जो है इसको अंगीकृत और अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अब इसमें जो शब्द आए हैं उनके मतलब देख लेते हैं। तो हम भारत के लोग, भारत के संविधान का निर्माण और अधिनियमन भारत के लोगों ने अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से किया है, न कि इसे किसी राजा या बाहरी आदमी ने उन्हें दिया है। यानी कि जो संविधान सभा है उसमें भारत के ही लोग शामिल हैं जिनको चुनकर भेजा गया। समाजवादी
समाज में संपदा सामूहिक रूप से पैदा होती है और समाज में उसका बंटवारा समानता के साथ होना चाहिए। सरकार जमीन और उद्योग धंधों की हकदारी से जुड़े कायदे कानून इस तरह बनाए कि सामाजिक आर्थिक असमानताएं कम हो जाएं। ये समाजवादी का जो मतलब है। प्रभुत्व संपन्न लोगों को अपने से जुड़े हर मामले में फैसला करने का सर्वोच्च अधिकार है। कोई भी बाहरी शक्ति भारत की सरकार को आदेश नहीं दे सकती। जो भारत है वो स्वतंत्र है, वो अपने फैसले स्वयं लेता है। पंथ निरपेक्ष नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने की पूरी स्वतंत्रता है, यानी आपका धर्म कुछ भी हो आप उसको मान सकते हैं, लेकिन कोई धर्म आधिकारिक नहीं है, यानी कि जो सरकार है उसको बाध्य नहीं है मानने के लिए। सरकार सभी धार्मिक मान्यताओं और आचरणों को समान सम्मान देती है, चाहे कोई भी धर्म हो सभी को समान सम्मान दिया जाएगा। गणराज्य का अर्थ क्या है? तो शासन का प्रमुख लोगों द्वारा चुना हुआ व्यक्ति होगा, ना कि किसी वंश या राजा या खानदान का, यानी कि जिसको लोग चुन करके भेजेंगे वही शासक होगा। समता, कानून के समझ सभी लोग समान हैं। पहले से चली आ रही सामाजिक असमानताओं को समाप्त होना होगा। सरकार हर नागरिक को समान अवसर उपलब्ध कराने में व्यवस्था करेगी। बंधुता, हम सभी ऐसा आचरण करें जैसे कि हम एक परिवार के सदस्य हों। कोई भी नागरिक किसी दूसरे नागरिक को अपने से कमतर ना माने, ना समझे, सभी को साथ लेकर के चलना है, यानी कि बंधुता यानी कि भाईचारा, मिलजुल कर। लोकतंत्रात्मक, सरकार का एक ऐसा स्वरूप जिसमें लोगों को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त रहते हैं। लोग अपने शासन का चुनाव करते हैं और उसे जवाबदेह बनाते हैं। यह सरकार कुछ बुनियादी नियमों के अनुरूप चलती है, यानी कि लोकतंत्रात्मक में जो सरकार है वो लोगों के द्वारा चुनती है और लोगों को जवाब देने के लिए बाध्य होती है। न्याय, नागरिकों के साथ उनकी जाति, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। स्वतंत्रता, नागरिक कैसे सोचें, किस तरह अपने विचारों की अभिव्यक्त करें और अपने विचारों पर किस तरह अमल करें, इस पर कोई अनुचित पाबंदी नहीं है। तो यह है संविधान की प्रस्तावना हमारी जो है। समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्दों को 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान की उद्देशिका में जोड़ा गया, यानी कि जो समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द हैं वो पहले से संविधान की उद्देशिका में नहीं थे, इनको बाद में जोड़ा गया था। हम देखते हैं संस्थाओं का स्वरूप किस प्रकार है। तो संविधान सिर्फ मूल्यों और दर्शन का बयान भर नहीं है, जैसा कि हमने पहले जिक्र किया है। संविधान इन मूल्यों को संस्थागत रूप देने की कोशिश है, जिसे हम भारत का संविधान कहते हैं। उसका अधिकांश हिस्सा इन्हीं व्यवस्थाओं को तय करने वाला है। यह एक बहुत ही लंबा और विस्तृत दस्तावेज है, इसलिए समय समय पर इसे नया रूप देने के लिए इसमें बदलाव की जरूरत पड़ती है। भारतीय संविधान के निर्माताओं को लगा कि इसे लोगों की भावनाओं के अनुरूप चलना चाहिए और समाज में हो रहे बदलावों से दूर नहीं रहना चाहिए। उन्होंने इसे पवित्र, स्थायी और ना बदले जा सकने वाले कानून के रूप में नहीं देखा था, इसलिए उन्होंने बदलावों को समय समय पर शामिल करने का प्रावधान भी रखा था। यानी कि जो हमारा संविधान है वो इस प्रकार से तैयार किया गया है कि जरूरत पड़ने पर उसमें बदलाव भी किया जा सकता है। जैसा कि आज हम देखते हैं जो संविधान संशोधन है वो होते रहते हैं, इनको हम कहते हैं संविधान संशोधन, यानी कि जो संविधान में बदलाव होते हैं उनको संविधान संशोधन कहा जाता है। संविधान ने संस्थागत व्यवस्थाओं को बड़ी कानूनी भाषा में दर्ज किया है। अगर आप संविधान को पहली बार पढ़ें तो इसे समझना मुश्किल होगा, क्योंकि कुछ शब्द ऐसे हैं जो समझ में नहीं आते। फिर भी संस्थाओं के बुनियादी स्वरूप को समझना बहुत मुश्किल नहीं है। किसी भी संविधान की तरह भारतीय संविधान भी वे नियम बताता है जिनके अनुसार शासकों का चुनाव किया जाएगा। इसमें स्पष्ट लिखा है कि किसके पास कितनी शक्ति होगी और कौन किस बारे में फैसला लेगा। साथ ही संविधान नागरिकों को कुछ स्पष्ट अधिकार देकर सरकार के लिए लक्ष्मण रेखा तय कर देता है कि सरकार इससे आगे नहीं बढ़ सकती। पुस्तक के शेष 3 अध्याय भारतीय संविधान की इन्हीं 3 पक्षों के बारे में बताएंगे, जिनको हम आगे पढ़ेंगे। प्रत्येक अध्याय में हम कुछ प्रमुख संवैधानिक प्रावधानों पर नजर डालेंगे और यह समझने की कोशिश करेंगे कि लोकतांत्रिक राजनीति में ये किस तरह काम करते हैं। लेकिन यह किताब भारतीय संविधान के द्वारा स्थापित सारे प्रमुख संस्थाओं और व्यवस्थाओं को नहीं समेटती है, यानी कि हम अगले वर्ष की जो पुस्तक आएगी हमारी हाई स्कूल की उसमें हम देखेंगे। तो हमने देखा जो संविधान है वो कितना जरूरी है और संविधान ही सरकार की जो कानून की सीमा है उनको तय करती है कि सरकार किससे आगे नहीं बढ़ पाएगी, जिसको हम लक्ष्मण रेखा भी बोल सकते हैं। और जो नागरिक हैं उनके लिए अधिकार भी देता है संविधान। तो ये था हमारा संविधान का चैप्टर, इसमें इतना ही। थैंक यू।